वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी क्लास 11 में अगले चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, इस चैप्टर को मैंने कई पार्ट में बांटा है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एसेट्स तो पता ही है हमें, एसेट्स क्या होता है। एनीथिंग ऑफ वैल्यू ऑन्ड और एनीथिंग विच विल हेल्प द बिजनेस टू गेट कैश और कैश बेनिफिट इन फ्यूचर रीजन एसेट्स। कोई भी चीज़ जो बिजनेस को फ्यूचर में कैश दे सके या कैश की बेनिफिट दे सके, उसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं। मतलब जो भी बिजनेस में हेल्प करने वाला थिंग्स है, जो फ्यूचर में हमें कैश बेनिफिट या कैश दे सके, उसको एसेट्स बोल सकते हैं। इट मे बी फिक्स्ड। अब एसेट्स फिक्स्ड भी हो सकता है और करेंट भी हो सकता है। जो हमें 1 ईयर से ज़्यादा के लिए बेनिफिट देगा उसको फिक्स्ड एसेट बोलेंगे, और जो 1 ईयर से कम के लिए बेनिफिट देगा उसको करेंट एसेट्स बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन चैप्टर में करेंट एसेट्स तो डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें हम लोग फिक्स्ड एसेट्स डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स के क्या एग्जाम्पल्स हैं देख लेते हैं। ये फिक्स्ड एसेट है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी फिक्स्ड एसेट्स है। जो हमें 1 ईयर से अधिक के लिए बेनिफिट देगा, ये भी फिक्स्ड एसेट्स है। जो हमें 1 ईयर से अधिक के लिए बेनिफिट देता है उसको हम लोग, ये भी फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स जो होता है, कोई भी एसेट्स हो, चाहे फिक्स्ड हो चाहे करंट हो, अगर वो नया है तो कभी ना कभी पुराना होता है। तो हम लोग यहाँ फिक्स्ड एसेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे फिक्स्ड एसेट्स भी कभी नया होता है, फिर कभी पुराना भी हो जाता है। तो अब कोई भी फिक्स्ड एसेट जब नया रहता है तो उसका ज़्यादा दाम होता है, पुराना होता है तो उसका दाम कम हो जाता है। अब यहाँ पे हमें ये जानना है कि एसेट्स का वैल्यू क्यों घटता है। कोई भी एसेट्स का वैल्यू दिन प्रतिदिन घटता जाता है। आज मोबाइल खरीद के लाएं, 1 महीने बाद बेचेंगे तो हमें वह प्राइस नहीं मिलेगा जिस दाम में हम खरीदे थे। तो एसेट लूज देयर वैल्यू। एसेट्स अपने वैल्यू को लूज करता है। क्यों क्यों लूज करता है? पहला है वियर एंड टीयर। हम यूज करते हैं, हमारे यूज से एसेट्स का वैल्यू लॉस होता है, लूज होता है, कम होता है। वियर एंड टीयर, केमिकल रिएक्शन, वेदरिंग, इंटेंसिटी ऑफ यूज। हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, उससे एसेट्स का वैल्यू कम हो जाएगा। कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण कम हो जाएगा। केयर्स इन हैंडलिंग, हैंडलिंग में अगर ठीक से हम केयर नहीं करेंगे तो उसका वैल्यू लूज हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस अगर सही से नहीं करेंगे तो एसेट्स का वैल्यू लूज हो जाएगा। अब एक्सीडेंट से भी एसेट्स का वैल्यू घटता है। जैसे एसेट्स, कोई एसेट्स है, अगर वो एक्सीडेंट हो गया तो उस एसेट्स का पहले वाली वैल्यू नहीं रह जाएगी, जो जब वो नई थी तब उसकी वैल्यू थी, एक्सीडेंट के बाद वो वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो एग्जॉस्टन, एग्जॉशन के कारण भी एसेट्स का वैल्यू घटता है। एग्जॉशन का मतलब क्या होता है? सम एसेट्स सच एज एनिमल, एनिमल भी एसेट्स है। जैसे एक डेयरी फार्म है, उसके लिए गाय, उसके लिए एसेट्स है। तो एनिमल्स है या ट्री है, लॉस मच ऑफ देयर वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है उनके एसेट्स का वैल्यू भी घटता जाता है। ऑब्सोलेंस के कारण भी एसेट्स का वैल्यू घट जाता है। ऑब्सोलेंस क्या होता है? ड्यू टू न्यू इन्वेंशन। जब नया इन्वेंशन आता है, जैसे अभी अभी मोबाइल के बारे में ही आप लोग देख लीजिए, मोबाइल में कितने सारे इन्वेंशन हो रहे हैं। जितने इन्वेंशन होते जा रहे हैं उतने ही पुरानी मोबाइलें जो है आउट ऑफ डेट होती जा रही हैं और उसको लोग नहीं पूछ रहे हैं। तो ड्यू टू न्यू इन्वेंशन आउटडेटेड एसेट्स में बी हैव टू स्क्रैप्ड इवन थ्रू दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड। यूज के लायक भी है फिर भी उसको लोग छोड़ देते हैं, स्क्रैप कर देते हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो नई टेक्नोलॉजी आ गई तो लोग पुरानी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे ये सारे फ़ोन्स अब हमें बहुत कम दिखने मिलते हैं, इस तरह के फ़ोन्स, और ऐसे फ़ोन्स हमें कम देखने के लिए मिलते हैं। इस तरह की टीवियाँ भी हमें कम देखने के लिए मिलती हैं। अब धीरे धीरे अब तो एलईडी, ओ ओ ओ ओ एलईडी टीवी का ज़माना आ रहा है। फिर से स्मार्ट टीवी का टाइम आ गया है, स्मार्ट टीवी का। तो धीरे धीरे पुरानी टीवियाँ जो है वो सब क्या होगा, ऑब्सोलेंस होती जा रही है। ऑब्सोलेंस मीन्स आउट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये जो एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है, जिस जिस कारण से भी डिक्रीज हो, किसी भी कारण से डिक्रीज हो, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। द रिडक्शन, दैट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का जो वैल्यू फॉल होता है, रिडक्शन होता है, किसी भी कारण से हो जाए,
यूज के कारण भी हो सकता है, या एफक्स ऑफ टाइम, टाइम बीतने से भी हो सकता है, या ऑब्सोलेंस के कारण भी हो सकता है, या एक्सीडेंट के कारण भी हो सकता है। कोई भी कारण हो तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन के क्या फीचर्स हैं? इट इज़ द फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का फॉल होता है। फॉल किस चीज़ का हो रहा है? एसेट्स का फॉल नहीं हो रहा है। मोबाइल 10 हज़ार का मोबाइल खरीद करके लाए हैं और उसका वैल्यू घट गया, इसका ये मतलब नहीं है कि मोबाइल छोटा हो गया। मोबाइल का साइज वही है, मोबाइल की यूटिलिटी भी वही है, लेकिन उसका जो बुक वैल्यू है, उसका अमाउंट जो है वह घट गया है। इट रिड्यूस इट्स बुक वैल्यू, नॉट इट्स मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को रिडक्शन नहीं करता है, ये सिर्फ बुक वैल्यू को रिडक्शन करता है। द फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज परमानेंट। जो एसेट्स का वैल्यू गिरता है वो परमानेंट होता है, ग्रेजुअल होता है एंड कंटिन्यूस नेचर का होता है। एसेट्स का जो भी वैल्यू गिरता है वह गिरता रहता है, हमेशा गिरता रहता है, तो कंटिन्यूस नेचर का होता है। परमानेंट है मतलब गिरना ही है, ग्रेजुअल मतलब लगातार गिरता है, तो इसलिए इसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं कि ये लगातार गिर रहा है। डेप्रिसिएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेप्रिसिएशन एक टाइम का बात नहीं है कि एक साल वैल्यू घटेगा दूसरे साल वैल्यू नहीं घटेगा, वैल्यू घटता ही जाएगा, दिन प्रतिदिन वैल्यू घटता ही जाएगा, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट ऑकर्स ग्रेजुअली अनलेस दे इज क्विक फिजिकल डिटोरिएशन और ऑब्सोलेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। यह तब तक इट ऑकर्स ग्रेजुअली अनलेस देर इज अ क्विक फिजिकल डिटोरिएशन। या तो फिजिकली वो डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिजिकली कुछ ब्रेक, एसेट्स में कुछ एसेट्स कुछ टूट जाए, वो एक कारण वो भी हो सकता है। और ऑब्सोलेंस, टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण यूज के लायक नहीं रहता है, तो एसेट्स का वैल्यू घटता रहता है। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंसेस विच डज नॉट इन्वॉल्व कैश। अब ये ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन होने का मतलब ये नहीं हुआ कि कैश चला गया। जैसे हमने 10,000 रुपया किसी को पेमेंट किया तो वो कैश गया, लेकिन 10,000 रुपया का डिप्रेशन हो गया, तो उसका ये मतलब नहीं है कैश चला गया, ये सिर्फ एक एक्सपेंस है। एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें कैश नहीं जाता है, इसलिए इसको नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ एसेट्स ऑफ द एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डिप्रिसिएशन एक तरीका है कि जो हम एसेट्स खरीदे हैं, एक साल में खरीदे हैं, मान ले हम एसेट्स खरीदे हैं 2005 में, लेकिन हम उसको यूज कर रहे हैं, 6 में भी यूज कर रहे हैं, 2007 में भी यूज कर रहे हैं, 2008 में भी यूज कर रहे हैं, 2009 में भी यूज कर रहे हैं, उसके बाद वो यूज के लायक नहीं है। तो हम एसेट्स अगर यहाँ पे 50,000 में खरीदे हैं, तो हम इसको 50,000 यहाँ पे क्यों दिखाएंगे, इसको हम यहाँ यहाँ क्यों दिखाएंगे, इसको तो सारे ईयर में हमें दिखाना चाहिए। तो 50,000 को हम 5 से डिवाइड करके एवरी ईयर हम क्या करेंगे, 10,000 उसको शो करेंगे कि हमने 10,000 का यूज किया एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन एक तरीका है एलोकेशन का भी। डेप्रिसिएशन से हम क्या करते हैं, एसेट्स के वैल्यू को एलोकेट कर देते हैं, एक साल में जो खरीदते हैं उसको कई सालों में एलोकेट कर देते हैं। इट इज एन एक्सपेंसेस देयर फॉर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ध्यान रखना है, जब भी हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि यह एक्सपेंस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। The term depreciation यूज only for the tangible fixed asset। depreciation सिर्फ tangible fixed assets पे ही होता है, और किसी चीज़ पे अगर होगा तो उसके लिए अलग टर्म्स है। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर वेस्टिंग और फिक्टिटियस एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स में या फिक्टिटियस एसेट्स के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है, सच एज डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल रिस्पेक्टिवली। अगर किसी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू घटता है तो उसको एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। अगर कोई वेस्टिंग एसेट्स का, जैसे माइंस है, तो वेस्टिंग एसेट्स का वैल्यू घटता है तो उसको हम लोग डिप्लेशन बोलते हैं। देखते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन मतलब वियरिंग आउट कंजम्पशन और लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूज ऑब्सोलेंस थ्रू एफेक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ या बहुत सारे रीजन से जो भी हमारे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू जो घटता है तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लेकिन इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट का वैल्यू घटेगा, अगर जैसे गुडविल का वैल्यू घटा, पेटेंट का घटा, तो उसको हम लोग एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। चीज़ वही है, बस नाम अलग है। इनटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो एमोर्टाइजेशन, टेंजिबल एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो डेप्रिसिएशन। डिप्लेशन होता है वेस्टिंग एसेट्स के लिए यूज होता है। वेस्टिंग एसेट्स मतलब हम धीरे धीरे एसेट्स को खत्म कर रहे हैं, मतलब नेचुरल
रिसोर्सेस जो है वो हमारा वेस्टिंग एसेट्स है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस को हम, नेचुरल रिसोर्सेस जो रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, ऐसे एसेट्स को हम लोग वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। मतलब उसका एक स्टॉक है, उसका स्टॉक खत्म, मतलब वो एसेट्स खत्म, तो उसको हम लोग वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। तो उसका जो वैल्यू घटता है, जैसे जैसे हम उसको यूज करते जाते हैं उसका वैल्यू घटता जाता है उस एसेट्स का, तो उसको हम लोग डिप्लेशन बोलते हैं। जैसे माइंस है, हमने माइंस, एक बहुत बड़े एरिया का माइंस हमने खरीदा है, अब वो जब माइनिंग करते जाएंगे वैसे वैसे उसका माइंस का वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा, तो इसको हम लोग डिप्लेशन वर्ड यूज करते हैं। कॉजेज ऑफ डिप्रेशन, ये पहले भी डिस्कस किए हैं, फिर एक बार डिस्कस करते हैं। डिप्रेशन के क्या कॉजेज हैं। डिप्रेशन मतलब वैल्यू ऑफ एसेट्स का जो डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, उसके क्या रीजन है, तो हम उसको एसेट्स को यूज करेंगे तो डिक्रीज होगा। ए फ्लक्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम टाइम बीतता जाएगा, जैसे आज हमने मोबाइल खरीदा, दो दिन बाद बेचेंगे तो हमें वो दाम नहीं मिलेगा, टाइम बीत गया है, टाइम बीतने से भी वैल्यू घट जाता है। ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस होने से भी वैल्यू घट जाता है, मतलब आउट ऑफ डेट हो गया, टेक्नोलॉजी नई आ गई तो पुरानी टेक्नोलॉजी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसके कारण वैल्यू घट गया, और एक्सीडेंट के कारण भी वैल्यू घट जाता है, तो इसको हम लोग कॉजेज ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है। दिस मीन्स एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का जो भी कॉस्ट होगा उसमें से उसका जो स्क्रैप वैल्यू होगा, जैसे मैंने 1 लाख का फिक्स्ड एसेट खरीदा है और 5 साल बाद ये यूजलेस हो गया फिक्स एसेट्स, और हमने उसको कबाड़ी को बेच दिया और कबाड़ी ने हमें 5,000 दिया है, तो हमारा एसेट्स हमने कितना यूज किया, 95,000 यूज किया। तो क्या 95,000 हमने 1 साल में यूज किया, नहीं यूज किया 1 साल में, हमने उसको 5 साल में यूज किया। तो 5 साल में यूज किया तो 1 साल में कितना यूज किया, तो 1 साल में हमने 19,000 यूज किया। तो हम 19,000 एवरी ईयर क्या करेंगे, यूज दिखाएंगे, उस यूज नहीं लिख के उसको क्या लिखेंगे, डेप्रिशन लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि डेप्रिशन क्या है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इन अ सिस्टमेटिक मैनर। Estimated cost of assets calculated in a systematic manner is charged as expenses to profit and loss account. जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो भी एवरी ईयर के लिए होता है वो हम निकालते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेथड है, और उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एवरी ईयर शो करते हैं जब तक उसकी उस एसेट्स का लाइफ है। डेप्रिशन का क्या नीड्स है, टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम डेप्रिशन नहीं दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सही नहीं आएगा। जैसे हमने कोई एसेट्स खरीदा है, इस साल हमने खरीदा है और हम डेप्रिशन नहीं दिखा रहे हैं, तो उस एसेट्स के यूज के कारण जो हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। जब तक हम उस एसेट को यूज करेंगे हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा, जैसे ही वो एसेट खराब हो गया तो हमारा अचानक से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा घट जाएगा। तो जो बढ़ा हुआ जो प्रॉफिट दिखा वह बिजनेस के कारण नहीं बढ़ा हुआ दिखा, उस एसेट्स के यूज के कारण बढ़ा हुआ दिखा। तो इसीलिए उसको, उस एसेट्स का जो भी हम यूज कर रहे हैं, तो यूज जितना हो, एसेट्स अगर 10 लाख का खरीदते हैं और 5 साल तक यूज करते हैं तो एवरी ईयर 2 लाख का हम यूज कर रहे हैं, तो उस यूज को हमें पीएल अकाउंट में दिखाना चाहिए कि हमने 2 लाख का एसेट यूज किया, तो हमारा प्रॉफिट कम दिखेगा, तो वह सही प्रॉफिट होगा। तो सही प्रॉफिट निकालने के लिए टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अगर हम डेप्रिशन नहीं दिखाते हैं तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन में प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा हमेशा। तो प्रॉफिट जो बढ़ा हुआ दिखेगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं होगा, ट्रू और फेयर नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने के लिए, तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का, तो उसमें कितना कॉस्ट हो रहा है, तो ये जानने के लिए, क्योंकि हम जब गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें मशीन भी चलती है, तो मशीन को चलाते हैं, मशीन यूज होता है, तो मशीन का डेप्रिशन भी होता है। तो अगर उसको शो नहीं करेंगे तो हमारा सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं निकलेगा। टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट, अगर हमें 5 साल बाद या 10 साल बाद एसेट्स खरीदना होगा तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर हम डेप्रिशन दिखाते हैं तो उतना पैसा हमारा सेफ होता जाएगा। जैसे एवरी ईयर आज 10 लाख का हमने कोई मशीन खरीदा और 5 साल बाद फिर मुझे खरीदना है, पता है, तो एवरी ईयर कितना यूज कर रहे हैं हम उस मशीन का, 2 लाख यूज कर रहे हैं, तो एवरी ईयर हम 2 लाख रुपया डेप्रिशन दिखा करके 2 लाख की सेविंग करके रख दें, तो 10 साल बाद हमारा 5 साल बाद हमारा पास 10 लाख रुपया हो जाएगा, तो हम दोबारा से मशीन रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट में भी हेल्प करता है। इट कंप्लाई विथ लीगल प्रोविजन, और ये लीगली कंप्लाई है कि हमें डेप्रिशन दिखाना ही है एज पर इनकम टैक्स एंड एज पर द ICAI रूल।
तो हमें दिखाना ही है, तो इसलिए हमको दिखाना जरूरी है। फैक्टर और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिशन, डेप्रिशन के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, हम डेप्रिशन जब निकालेंगे तो किस किस चीज़ का अमाउंट उसको डिसाइड करेगा। तो एक एसेट का कॉस्ट डिसाइड करेगा। एसेट का कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, हमने एसेट्स कितने में खरीदा वो इंक्लूड होगा, उसको लाने का खर्च और उसको सेटअप करने का खर्च। जैसे हमने एक मशीन खरीदा 5 लाख का और उसको लाने में भाड़ा लग गया 10,000 रुपया, और उसको फिर अपने फैक्ट्री में बैठाने में 50,000 रुपया खर्च हो गया। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने मशीन 5 लाख का खरीदा, तो हम कहेंगे कि हमने मशीन 5,60,000 का खरीदा। मतलब कॉस्ट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। जीएसटी पेड इज नॉट एन अ कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ये ध्यान रखना है। एस्टिमेटेड रेसिडुअल और स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू किसको बोलते हैं, रेसिडुअल वैल्यू किसको बोलते हैं। अब हमने 5,60,000 का एसेट खरीदा, अब 5 साल बाद उस एसेट्स का वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगा, मतलब वो एसेट यूजलेस हो जाएगा, हमें पता है। तो 5 साल बाद उसको तो हमें कबाड़ी को बेचना पड़ेगा, और कबाड़ी को बेच करके जो हमें पैसा मिलेगा, मान लो कबाड़ी हमें 20,000 रुपया देगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। और यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट्स, एसेट्स का लाइफ, एसेट्स कितने दिनों तक काम करता रहेगा, तो उसको हम लोग लाइफ ऑफ एसेट्स बोलते हैं। लीगल प्रोविजंस प्रिस्क्राइब द मेथड्स एंड रेट ऑफ डेप्रिशन, लीगल प्रोविजन जो है कंपनी लॉ और इनकम टैक्स एक्ट जो है उसने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि डेप्रिशन का क्या रेट होगा और क्या मेथड्स होगा। तो ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने एक एसेट्स खरीदा है, एसेट्स खरीदा 50,000 का कॉस्ट है, 50,000 में एक फर्नीचर खरीदा, और फर्नीचर को लाने में हमें भाड़ा लग गया, फेयर लग गया 2,000 रुपीज़, और फर्नीचर को इंस्टॉल करने में इंस्टॉलेशन चार्ज लग गया 3,000 रुपीज़। अब लाइफ उस फर्नीचर का लाइफ है 5 ईयर्स, और स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मतलब उस फर्नीचर को 5 साल बाद अगर बेचेंगे तो सिर्फ लकड़ी के दाम में बिकेगा, तो मान लो लकड़ी के दाम में बेच करके हमें 1,000 रुपीज़ मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस फर्नीचर का एवरी ईयर डिप्रिशन कितना हुआ। तो एवरी ईयर डिप्रिशन निकालने के लिए सिंपल है, हम फार्मूला यूज करेंगे इसके लिए। एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है वो देखते हैं। डिप्रिशन पर ईयर डिप्रिशन पर एनम का फार्मूला है वैल्यू कॉस्ट, कॉस्ट जो है एसेट्स का कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। अब यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे तीनों को मिला देंगे, फर्नीचर, उसका फेयर और इंस्टॉलेशन, तो 55,000 कॉस्ट आया, और उसका स्क्रैप वैल्यू 1,000 है, और लाइफ है 5 ईयर्स। तो 55 में से 1 गया, 54,000 बाई 5, तो इसका आ जाएगा 10,800। तो डेप्रिशन पर ईयर कितना आया, 10,800 आया। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, कॉस्ट हमें पता है, कॉस्ट दिया हुआ है, सपोज कॉस्ट 30,000 दिया है, लाइफ भी दिया हुआ है, लाइफ भी दिया है, मान लो लाइफ दिया है 5 ईयर्स, और स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है, स्क्रैप वैल्यू जो है वो दिया ही नहीं है, लेकिन डेप्रिशन दिया हुआ है, लिखा है डेप्रिशन, वह दिया है 4,000। तो अब हमसे पूछता है कि आप स्क्रैप वैल्यू निकालिए, तो फार्मूला वही यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, डेप्रिशन का फार्मूला है डेप्रिशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई लाइफ। तो यहाँ पे डेप्रिशन दिया हुआ है, डेप्रिशन कितना दिया है 4,000 लिखेंगे। कॉस्ट कितना है, कॉस्ट 30,000 है, माइनस स्क्रैप वैल्यू पता नहीं हमें स्क्रैप वैल्यू, और लाइफ हमें पता है 5 ईयर्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू इक्वल टू 20,000, फिर माइनस स्क्रैप वैल्यू इक्वल टू 20,000 माइनस 30,000,
तो फिर माइनस स्क्रैप वैल्यू इक्वल टू माइनस 10,000। अब ये कैंसिल हो गया, तो स्क्रैप वैल्यू इक्वल टू कितना आएगा 10,000। तो इस तरह स्क्रैप वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा, तो इस तरह इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क हो तो इसी फॉर्मूला से हम निकालेंगे। एक और चीज़ पूछता है इसमें, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा डेप्रिसिएशन बाय कॉस्ट इंटू 100। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कॉस्ट कितना है 30,000, तो कॉस्ट 30,000 ले लिए, और डेप्रिसिएशन कितना है, तो डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में 4,000 है, तो ये 4,000 ले लिए, इंटू 100 करेंगे तो 40/3 13.33%। तो रेट भी निकालने बोलता है, तो रेट के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने आज इंट्रोडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन देखा। अगले वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही आज का यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।